आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का सिविक्स सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पहला एक्सरसाइज विविधता की समझ, ये पहला अध्याय है विविधता की समझ। चलिए आज हम लोग इसको लाइन बाय लाइन अच्छे तरह पढ़ते हैं और समझते हैं। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये विभिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की विभिन्नताएं विविधता का ही भाग होती है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। ये फिगर देख लेते हैं 1 2 3। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य तीनों चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से भी बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में विभिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी विभिन्नता है। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको भी देख ही लेते हैं क्या है। अपने बारे में निम्नलिखित जानकारियाँ दीजिए। बाहर जाते समय मैं डैश पहनना पसंद करती हूँ, जूता या जूती। मैं घर में डैश से बात करती हूँ, माँ। मेरी पसंदीदा खेल जो भी है लिख सकते हैं आप। मुझे डैश के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है, स्टोरी या जो भी हो अपना लिख सकते हैं। चलिए 2 पार्ट में इसको पहले देख लेते हैं। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसा है। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितनी साथियों को आपकी जैसे किताबें पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानियाँ पढ़ें और इसके बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उसे छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहों की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे से रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्या तुमको
क्या सोचा? क्यों? तुमने क्या सोचा? वहाँ रुका, पर आपको लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट उसने पूछा। उसने क्या पूछा? तो सब्जेक्ट पूछा उसने। सब्जेक्ट उसने पूछा, अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों का हॉर्न का शोर गुना बढ़ गया। शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ होता है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर वह तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना और वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक का शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। शर्माते हुए अपना नाम पूछा। आपका नाम ? क्या है? ये तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन और पवन पुत्र। समीर का अर्थ है हवा, पवन और पवन पुत्र। तो पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर, दो समीर, दोनों का नाम मिल गया। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर, दो उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में
मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई। उसने कहा वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर मैंने पूछा किया ही था, मैंने शुरू किया ही था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, मैं मुस्लिम समीर हूँ, मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह बोल पड़ा और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधों पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए, क्योंकि ये अंतर उनके दोस्त बनने से रोक पाए। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। न उसके अगले दिन वह दिखा और न ही आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 अमीर कहाँ है, आखिर कहाँ है। अखबार मुझे नहीं बता सकता था कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ है। पोयली सेनागुप्त की कहानी द लाइटेस्ट चेंज पर आधारित है। जहाँ समीर 1 को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग है। जहां समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि को यह विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कोई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग है। चलिए पहले इसको भी पढ़ ही लेते हैं। उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर 1 और समीर 2 मानते हो। समीर 1 कौन सा मानता है जो कि समीर 2 भी मानता होगा। समीर 2 जो कि समीर 1 जो मानता होगा, समीर 2 भी वही मानता होगा। क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती हैं जब आपने उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग हो। इसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए। थे उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 क्या करता था? अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब है और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। क्या है? तो गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही जमीन या पैसा जैसे संसाधन जो दूसरे के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है
इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता था तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते? इस पर चर्चा करें। ये लाइन क्या था? उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है और आप बस वहीं बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। पहले क्या होता था कि कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा, जैसे कुम्हार था तो कुम्हार का ही काम करता था, वो अपना पेशा चेंज नहीं कर पाता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान की हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगी। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसा ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होगी। आप शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होंगी। सूची बनाइए कि आपने भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाए हैं। अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिनके आप कुछ शब्द भी जानती हैं। हाँ, क्या था? बहुत उनकी भाषा भी सीखी होंगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभवतः आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कोई भी बहुत सारे इंसान जंगलों में रहे, वहाँ क्या क्या हो रहा था, हर एक एक्टिविटी, वो सारा कुछ वो लोग कहानी के रूप में लिखे। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं उन सभी कहानीकारों पहले बीच में जो है, फिर इसको देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकारक हैं जो इस जगह पर रहती हैं। ऐसी जगह की जीवन पर एक कहानी लिखिए या चित्र बनाइए। क्या आप सोचती हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा? उन 5 चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी कमी ऐसे जगह में सबसे ज़्यादा खलेगी।
यहाँ की था उन सभी कहानीकारकों उन सभी कहानीकारकों उन सभी कहानी की कारकों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफ़ेद, एक तरफ का खाना खाते हो, शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वह कैसी कहानियां लिख पाएंगे। भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और विभिन्न विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचते तो वास्तव में हम एक ही तरह हैं। क्या है? वास्तव में हम एक ही तरह हैं। जैसे कि इसको देखते हैं। भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे गए काम करते हैं या उनमें से एक तरीका बताया गया है। दो और तरीका लिखिए। जैसे इसमें दिया गया है प्रार्थना इबादत करना, मतलब भक्ति गीत, मूर्ति पूजा करना, और कुछ लिख सकते हैं शादी करना, अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना, और इसमें नोट करना है विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना। मणिपुर के औरतों का पहनावे का कपड़ा, अब महाराष्ट्र का देख लीजिए, यूपी का देख लीजिए। अभिवादन करना मतलब झारखंड के आदिवासियों को एक दूसरे से जोहर करना। अभिवादन मतलब स्वागत करना, ये भी हो जाएगा। चावल पकाना, मीट या सब्जी डालकर बिरयानी पकाना, खिचड़ी पकाना और बहुत सारा कुछ है। गहराई से शुद्ध, वास्तव में एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझें? विविधता को समझने के लिए क्या करना होगा? तो करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि ये यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग इन जगहों पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। क्या करते थे? अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। ये कहानी हिस्ट्री में भी हम लोग देखे थे। उससे मिलता जुलता स्टोरी है। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ों वे नई जगहों की ओर अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वो पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह की उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए पुरानों का मिश्रण होते रहता था। नया जगह का पुराना जगह का सब मिश्रण होते रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलती जुलती संस्कृति उभरी। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह का विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया। इस तरह के कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास,
के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। क्या हो जाते थे? विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार के लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में एक पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। सही बात है। न केवल वहाँ के लोगों को कपड़ों और खान पान का आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किसी तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करेंगे कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि यह दोनों क्षेत्र लद्दाख और केरल कहाँ पर है। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशों को कैसे प्रभावित करती है, उनका सूची बनाइए। ये जो है लद्दाख के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तान इलाका है। क्या है? रेगिस्तान इलाका है। चलिए, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूरब में पहाड़ियाँ। लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के पूरब में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ पे बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। पश्मीना ऊन किसमें मिलता है? तो बकरी में मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इसे ऊन की इकट्ठा कर कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉल बुनी जाती है। कश्मीर में बुनी जाती है, लेकिन इसका प्रोडक्शन पश्मीना ऊन कहाँ किया जाता है? तो लद्दाख में। यहाँ के लोग दूध से ही बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने की यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। व्यापारी भी आए होंगे। देखिए पश्मीना शॉल बुनती हुई औरत कैसे बुना जाता है। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ की घाटियाँ जिनमें गुर्जर का मध्य एशिया के काफिले उस इलाकों में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। बौद्ध धर्म किस रास्ते से पहुंचे थे? तो लद्दाख के रास्ते से। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को क्या कहते हैं? छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। लोगों ने इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा
लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। केरल जो है भारत के दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। सबसे पहले कौन कौन आए थे? तो यहूदी व्यापारी आए। कौन कौन से आए थे? तो सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब इसे कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमान के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। मुसलमान समुदाय की यहाँ बहुत इज्जत थी। केरल में मनाए जाने वाला त्यौहार ओणम एक विश्व आकर्षक नाव प्रतियोगिता है। ओणम पर्व जो होता है केरल में, वो क्या है, एक त्यौहार है विश्व का, और ये नाव के लिए, बोट के लिए ही प्रतियोगिता होता है। ये मछली पकड़ने वाला चीनी जाल, कौन सा है? मछली पकड़ने वाली चीनी जाल, ये इस टाइप का जो बना हुआ है। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक की समुद्री रास्ता जाना। मतलब वास्को डी गामा कहाँ के थे? पुर्तगाली के थे। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। मछली पकड़ने वाले जो चीनी जाल जो हैं उसको क्या कहते हैं? तो चीना वाला। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वह चीना मिट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल के उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ अधिक लोग मछली तथा सब्जी चावल खाते हैं। केरल के लोग क्या क्या खाते हैं? तो अधिकतर मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया था। कौन प्रभावित किया था? चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया था। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का
तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं। जहां हम पहुंचते हैं ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज को और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता। विविधता में एकता भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र के महिलाओं और पुरुष ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। दीन खून के हमारे प्यारे ने भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दीन खून के हमारे। गोली खा के सोए जलियां बाग में हम, सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दीन खून के हमारे। हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंगों में दामन भिगो के जाना। दीन खून के हमारे। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दीन खून के हमारे। ये कौन? भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा। ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे, जब भारत आज़ाद हुआ था। चलिए, ये गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। ये गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति के विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडों की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे के सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिससे अंदर अलग अलग तरह की विश्वास प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है।
यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान हमारे भारतीय एकता की ही अभिव्यक्त है। राष्ट्रगान इस तरह का एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। चलिए ये आ गया अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न। ये टॉपिक यहीं पे आज समाप्त होता है। ये था सिविक्स का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। टॉपिक नंबर 1 था विविधता की समझ, जो आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट अध्याय नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।